तो मैंने आज देखा एक्सेल एंटरटेनमेंट का ईस्टर्न यूपी की ज्योग्राफी के ऊपर लेक्चर। इसका नाम है मिर्ज़ापुर 3। मिर्ज़ापुर 3 का जो अकेला देखने लायक 1-1.5 मिनट का हिस्सा है 500 मिनट के इस गोबर के गोदाम में, वो कवि आता है एक स्टेज के ऊपर। वो एक बहुत बढ़िया कविता बोलता है जिसमें रंग बिरंगे लफ्ज़ हैं जो मैं नहीं बोलूँगा एज़ पर माय उसूल ऑफ डूइंग रिव्यूज़ माइनस सच वर्ड्स। तो उसमें वो कवि एक बार कहता है लाइन में कि इतना भर खोपड़ी पर कुछ है और उस पर नेताजी इतराते हैं। तो वो जो वर्ड है ना, बस उतना ही भर इस सीरियल में कहानी थी। 5 मिनट की कहानी थी और 500 मिनट का उन्होंने ये एक पूरा सीज़न बना डाला है एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों ने। और मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर इसलिए कहा क्योंकि हर 5-10 मिनट पे इसमें एक सीन आता है कि भाई मिर्ज़ापुर यहाँ है, मैप दिखाते हैं, बदायूं यहाँ है, इलाहाबाद यहाँ है, प्रयागराज यहाँ है, मुजफ्फ़रनगर वहाँ है। फिर वो एक लाल रंग का एक केंचुआ सा चलता है, ढेंग टडें टेन ढेंग टडें टेन, कि मुन्ना भैया बदायूं जा रहे हैं, तो फिर वो केंचुआ चलेगा ढेंग टडें टेन ढेंग टडें टेन। फिर गोलू गुप्ता बरेली जा रही है, फिर वो लाल रंग का केंचुआ ढेंग टडें टेन। वो लाल रंग का केंचुआ ढेंग टडें टेन हटा दो ना इसमें से, तो 2 एपिसोड तो वहीं कम हो जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया भाई, देखो और भी लोगों ने बढ़िया बढ़िया कहानियाँ बनाई हैं। रमेश सिप्पी ने शोले बनाई थी, उसने तो कभी केंचुआ ना चलाया कि रामगढ़ से गब्बर का अड्डा ढेंग टडें टेन यहाँ पे है, फिर गब्बर वो हेलन का डांस देखने जा रहा है तो ढेंग टडें टेन केंचुआ वहाँ चल रहा है। इस केंचुए का, लाल रंग के खून के केंचुए का मतलब क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। पर खैर वो डायरेक्टर साहब चल रहे थे कुछ अपना, बच्चों को बता दूं जिन लोगों ने यूपी वूपी नहीं देखा है, जो कहीं बाहर से देख रहे होंगे, एनआरआई बच्चे देख रहे होंगे या कोई और देख रहा होगा, तो इसी बहाने यूपी का नक्शा समझ जाएंगे, ईस्टर्न यूपी का खाली। और भाई साहब जितनी यूपी में या उत्तर भारत की तरफ कहीं पे म्यूनसिपैलिटियाँ इतनी सजग सक्षम नहीं होंगी जितना ज़्यादा ये माफिया सजग सक्षम दिखाया गया है। बाकायदा एरिया वाइज डिवाइडेड है भाई, एरिया मैनेजर्स और वो सारे। चलो होता भी है, कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है। वो आके बैठते हैं और वो अंपायरिंग सी कर रहे हैं, बार बार बैठक कर रहे हैं। कुल मिला के चलो कहानी पे आता हूँ। इस घपड़ चौथ की कहानी यही है कि भाई वो कुछ मिर्ज़ापुर की गद्दी है, गद्दी ना हुई टेनिस का विंबलडन हो गया कि पब्लिक मरी जा रही है उसको लेने के लिए, कि जो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठ गया, वो चाहे गधा हो या घोड़ा हो, चाहे कहा जा रहा है कि कोई गधा घोड़ा बच्चा भी बैठ गया, अबे तो उसके पास बहुत पावर आ जाएगी। अब मिर्ज़ापुर की गद्दी है, राजा भोज का सिंहासन है। देखिए, जो पहला मिर्ज़ापुर था वो पब्लिक को पसंद आ गया इसलिए क्योंकि एक तो फ्रेश अप्रोच थी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, ज़बरदस्त डायलॉग्स थे। मतलब शायद ही किसी दूसरी ओटीटी सीरीज़ के ऊपर इतने सारे मीम्स और उसके डायलॉग्स इतने फेमस हुए होंगे जितने मिर्ज़ापुर के हुए। उसमें सस्पेंस जैसी चीज़ थी, उसमें थ्रिल था, उसमें बड़े बढ़िया कसे हुए ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। उसमें कैसे एक भले घर के 2 लड़के अपनी सीधी सादी ज़िंदगी बनाने वाले कैसे वो माफिया के दलदल में फंस रहे हैं, और फिर वो उसको, जैसा वो फेमस लाइन हो गई ना कि शुरू मजबूरी में किए थे अब मज़ा आ रहा है। तो ये जो उसमें एक अंदाज़ था। सेकंड पार्ट में ये दिखा के अब डायरेक्टर साहब ज़बरदस्ती नई नई चीज़ें ला रहे हैं क्योंकि इन्हें माफिया का सास बहू सीरियल बना डालना है मिर्ज़ापुर को। लेकिन तब पब्लिक बहुत मोहब्बत में पड़ी हुई थी, तो कुछ लोगों को मिर्ज़ापुर 2 भी अच्छा लगा और वहीं डायरेक्टर साहब का दिमाग ख़राब हो गया और वो ये मिर्ज़ापुर 3 लेके आ गए। इसमें पूरी सीरीज़ में एक मैंने कहा ना, एक तो वो कवि की जो शायरी थी वो एक पब्लिक को पसंद आएगी। बिल्कुल आखिर में 10वें एपिसोड में जो हल्का सा एक ट्विस्ट है, हल्का सा वो पसंद आ जाएगा। बाकी पूरी सीरीज़ में यही है कि पब्लिक वो बाहुबली से चौड़े होकर चलते हैं और फिर वो रिवॉल्वर ऐसे, मोबाइल फ़ोन थोड़ी है कि जेब में रखेंगे, वो सब पीछे खोंसते हैं ना रिवॉल्वर को, तो बस बार बार यही देखते रहो कि कौन कहाँ खोंस रहा है रिवॉल्वर को। और वही एज़ यूजुअल थोड़े बहुत ज़्यादा खून से भरे हुए सीन हैं, लेकिन ना तो याद करने वाला कोई डायलॉग है इसमें,
एक एक थोड़ा सा ये दिखाया है कि गुड्डू का डिक्लाइन हो रहा है, बिल्कुल अच्छे बुरे की जो थोड़ी बहुत समझ थी वो ख़त्म हो रही है, और वो अब एक बिल्कुल ही साइको टाइप डॉन बनता जा रहा है। वो लगभग अब मुन्ना भैया बनता जा रहा है। और मुन्ना भैया से याद आया कि असल में जैसे कूल ड्रिंक का वो जो गैस होती है, वो जो फिज़ होता है ना, वही उसकी कूल ड्रिंक की अट्रैक्शन होती है ना। एक बार आप बोतल खोल के फ्रिज में रख दो, 2-3 दिन बाद पियो, वो मीठे पानी जैसा होता है। मुन्ना भैया जो थे ना, वो इस मिर्ज़ापुर का सोडा थे। असल में उन्हें मारने के बाद ये सीरीज़ ख़त्म होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो मुन्ना भैया और गुड्डू का जो एक दो सन की अनप्रेडिक्टेबल लोगों का जो एक जो क्लैश था, वो इसमें टोटली मिसिंग है। आप ये सोचिए कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन हैं इस सीरीज़ के, वो ज़रीना डांसर वाले, जो कैसे वो भाषण देने गई है, चुनाव जीतने गई है, और गांव के बुड्ढे कह रहे हैं कि वोट तो दे देंगे, तुम 2-4 ठुमके मारो पहले। तो वो अगर आपको लगे कि यार ये जो सच्चाई या रियलिटी जो दिखा दी, अगर वो किसी सीरीज़ का सबसे मेमोरेबल हिस्सा बन जाए, तो फिर आप उस सीरीज़ की क्वालिटी समझिए। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ कि एक होता है कि जितने भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको, जैसे लाला का जो कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा आपको, लेकिन एक स्पॉइलर आज़ादी लेकर दे रहा हूँ, लाला का कैरेक्टर इसमें मर जाता है। यानी कुल मिलाकर जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर के राइटर्स की सबसे बड़ी भूल थी बबलू के कैरेक्टर को मार देना। भाई अगर वो सिर्फ स्वीटी को भी मारता मुन्ना, तो भी पब्लिक के दिल में उतनी सिंपैथी आती या जो भी होता। अच्छा, और कुछ थोड़े से हल्के से मेरी बहुत ही पर्सनल ओपिनियन में कुछ कैरेक्टर मिसमैच भी हैं इसमें। और सबसे बड़ा मिसमैच है गोलू गुप्ता का कैरेक्टर। मतलब वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग में उनकी एक्टिंग की सिंसियरिटी पे बिल्कुल मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना वो माफिया डॉन का वो जो एक जो कैरेक्टर होता है ना, वो उनके थ्रू वो नहीं आ पा रहा है। वो बार बार बस आंखें ऐसे बड़ी बड़ी करके एक्टिंग करने लगती हैं। थोड़ा सा अगर वो समझे या डायरेक्टर भी उन्हें कंट्रोल में लाता, तो एक गोलू गुप्ता, जो वही कह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो भी हल्का हल्का सा ना उतना कन्विंसिंग नहीं है। वो कन्विंसिंग लगता था जब विक्रांत मैसी का वो बबलू का कैरेक्टर और गुड्डू का कैरेक्टर उनके साथ चल रहा था, तो वो एक अच्छा कैरेक्टर था जो बैलेंस कर रहा था। अब उस कैरेक्टर के ऊपर वो जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाने वाला एक भार डाला गया है गुड्डू के लिए, तो बस यही है कि बस अब मुझे लगता है कि ये वही एग्ज़ाम्पल है कि आप बिना बात के जब किसी कंटेंट को घसीटेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर से वो जो उसके अट्रैक्शन होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या वो बोर करने लगते हैं। मिर्ज़ापुर 1 में भी और मिर्ज़ापुर 2 में भी गुड्डू के कैरेक्टर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो थी कि अब ये गुड्डू क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, किसी को भी कुछ भी बोल देगा। जैसे शरद शुक्ला के फादर को वो जो क ख ग घ वाले सीन में उन्होंने मारा था, वो एक अनप्रेडिक्टेबल सीन था पहली सीरीज़ में। यहाँ पे वो गुड्डू की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो थोपी हुई लगती है इसमें। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिर्ज़ापुर 3 में कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास दिखाने के लिए, बिल्कुल शायद कुछ ज़बरदस्ती कंटेंट लिख के कहानी बना दी गई है। अब मिर्ज़ापुर 4 देखने के लिए तो मतलब बहुत ही हिम्मत लगेगी लोगों को। तो बस वही है कि ज्योग्राफी का लेक्चर और बदायूं बरेली ये सब कहाँ कहाँ एक दूसरे से, उन्नाव एटा, वो सब देखना हो अगर तो देख लो। मैप लगा लगा के वो एज ऑफ एम्पायर्स की तरह बनाया डायरेक्टर ने। बाकी तो भैया इस सीरीज़ में कुछ था नहीं, मतलब पूरे 500 मिनट गए इसमें।